Namaskar students. This is video number 4. And this is the last video for the theory part. Numerical से related मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स करना, देन जो प्रॉब्लम्स होगी वो आप मुझे सेंड कर देना, मैं उनकी वीडियो बना के भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन करंट फ्लोज through a conductor या फिर रेजिस्टर, अगर करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से और रेजिस्टर में से, देन heat is produced. This effect of current of electric current is known as heating effect of electric current. क्वेश्चन आता है सर ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए, तो हम एक डायग्राम से समझते हैं। हम सपोज कंसीडर करते हैं ये एक कंडक्टर, इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी से कनेक्ट होने पर या एक्सटर्नल सपोर्ट पर मूवमेंट में आ जाते हैं, जो फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओरिजिनल जो प्रोपगेशन ऑफ करंट है वो हम डिस्कस करते हैं क्लास 12। आपके लेवल पर फिलहाल ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अभी मोशन में होंगे क्योंकि कोई भी चीज रेस्ट में तो कभी होती नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पॉजिटिव फील्ड लगाया और यहाँ नेगेटिव फील्ड लगाया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री थे ये मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electrons move from negative to positive end। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है और एक फोर्स भी लग रहा है, तो ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स the electrons are accelerated। आप कहते हैं सर हमने बैटरी लगाई है या कोई भी सोर्स लगाया तो इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हुए। Therefore, their velocity
इंक्रीजेस। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ड्यूरिंग ईच कोलिजन, ड्यूरिंग ईच कोलिजन, हर कोलिजन में these electrons transfer their gain in kinetic energy। भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का गेन था, these electrons transfer their gain in kinetic energy into heat energy। to the obstacles। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके पाथ में कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ हीट एनर्जी, की बेसिकली हीट एनर्जी डेवलप होती है। दिस इज कॉज। अब हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं सर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो देखते हैं। एज वी नो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इससे वर्क डन हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इज इक्वल टू होता है IR, और बिकॉज करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहां से चार्ज हो जाता है करंट इनटू टाइम। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में प्लेस कर दें तो हमें रिजल्ट मिलता है W इज इक्वल टू Q की जगह तो IT और V की जगह IR। तो वर्क हो जाता है I²RT। ये वर्क किसने किया? आप कहते हैं सर जो बैटरी है, जो पोटेंशियल लगाया उसने, तो उसका तो नुकसान हो गया। कहां गया? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। दिस वर्क is stored in the conductor या resistor in the form of heat energy। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है I²RT। जब भी आप इस हीट एनर्जी को मेजर करोगे तो योर यूनिट्स शुड बी जूल। क्लियर? चलिए आगे चलते। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके जूल्स ने एक लॉ दिया। This is the unit of work energy, but basically it is the name of a scientist. तो Joule's law for heating effect of current. Joule's ने इस कंसेप्ट के लिए लॉ दिया।
उसने कहा ये एक रेजिस्टेंस वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई फॉर टाइम टी। तो जो पिछला वाला हमारा फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, बेसिकली उसी को उसने यूज कर लिया। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, according to Joule's law, heat produced H, it is directly proportional to I square, it is directly proportional to R, it is directly proportional to time। समझ भी लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। जितना ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उतनी कोलिजन्स होंगी, और जितनी कोलिजन्स होंगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस की बात करें, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कोलिजन्स होगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स उतनी ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे वो करंट के फ्लो को अपोज करेंगे, तो उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, जिससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा चीज टाइम, सेम, जितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम इस प्रोसेस को रखेंगे द मोर हीट विल बी प्रोड्यूस। तीनों कंबाइन किया, अब प्रोपोर्शनल साइन लगता है तो कहता है यहां पर सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है। आप लोगों के लिए बेसिकली अप टू द क्लास 10th हम हीट एनर्जी को मेजर करते हैं जूल्स में, बट अगर इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर ले, कैलोरीज में भी कन्वर्ट की जाती है कई बार, तो फिर हम यहां पर एक दूसरा प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे जो फिलहाल हमारे काम में नहीं आता। आप कहते हैं सर आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया, एग्जांपल बताएं कहां कहां यूज होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। छोटा सा एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, पतला सा तार होता है जो कि टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे ही उसमें करंट फ्लो करता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी। और देखें डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें भी ऐसा ही एक सब्सटेंस होता है कि करंट फ्लो के कारण वो मेटल प्लेट जो नीचे होती है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीटर, गीजर, ये सारी की सारी डिवाइसेस इसका एग्जांपल है। और भी हैं, फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि यही है, लिमिटेड है, बहुत सारी है। इलेक्ट्रिक रॉड भी आती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी आता है, दीज ऑल आर द, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आता है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर द हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। आप कहते हैं सर नॉर्मल पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इलेक्ट्रिक पावर इट इज डिफाइंड एज rate of doing इलेक्ट्रिक वर्क। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। डब्ल्यू का फॉर्मूला ये रहा, हीट का ही फॉर्मूला तो था, हमने लास्ट पेज पे लिखा था, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो एक पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है आई स्क्वायर आर।
एक स्टूडेंट इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करता है, वो कहता है सर इसको लिखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर है ना, तो इसको I इंटू आर लिख दो, लिख सकते हैं। ये वाला I इंटू आर हो गया V, तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया IV। एक स्टूडेंट बोलता है सर इस फॉर्मूले को हम और चेंज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई इंटू वी है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू V अपॉन आर प्लेस कर दी, तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया V स्क्वायर बाय आर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूले, कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज होता है, डिपेंड दे क्या रखा है। अब एक आउट ऑफ कोर्स चीज बता रहा हूं, एक स्टूडेंट बोलता है सर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब करंट कांस्टेंट होता है, और मोस्टली सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट कांस्टेंट होता है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए वोल्टेज पोटेंशियल का कांस्टेंट होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। So this formula is applicable for the circuit in which resistances are connected in parallel, and this formula is applicable where devices are connected in series. तो आप कहते हैं सर ये वाला जहां I और V दे दे, जहां R कांस्टेंट हो जाए, वहां पर ये फॉर्मूला लग जाता है। चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। गवर्नमेंट आपसे इस चीज का पैसा लेती है, ना आप करंट यूज करते हो, ना आप पोटेंशियल यूज करते हो, आप यूज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इसका फॉर्मूला देखें, ये होता है पावर इंटू टाइम। कई बार आप पेरेंट्स को बात करते हुए सुनते होंगे सर कि वो आपस में बातें करते हैं कि इस बार इतनी यूनिट्स कंज्यूम हुई, इस बार इतनी यूनिट 400 यूनिट्स कंज्यूम हुई, 500 600 800 यूनिट्स कंज्यूम हुई। तो वो एक वर्ड बोलते हैं यूनिट। ये बेसिकली लोकल मेजरमेंट है, इसका टेक्निकल नाम होता है किलोवाट आर, और ये है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कहते हैं सर एनर्जी की तो यूनिट आपने जूल बताई, तो फिर ये क्या चीज है? ये भी एनर्जी की ही यूनिट है। दिस इज द बिगेस्ट यूनिट। इससे बड़ी यूनिट एनर्जी को मेजर करने की फिलहाल तो कोई भी नहीं है, आगे मिल जाए तो पता नहीं, बट टिल टुडे ये बिगेस्ट यूनिट है टू मेजर द एनर्जी। आप कहते हैं सर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका सिंबल होता है kWh, किलोवाट आर। एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर के हिसाब से हो गया 1 किलोवाट और 1 आर। किलोवाट मतलब 1000 वाट, और आर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो जो मैथमेटिकल डेटा है इसको तो एक साथ लिखा, और ये वॉट सेकंड को एक साथ लिख दिया। ये वॉट सेकंड होता है जूल्स। आप पूछ सकते हो सर कैसे आया, तो छोटी क्लासेस की बात करते हैं। हमने वॉट इज इक्वल टू पढ़ा था
1 जूल पर सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड हो गया जूल। कहां से आया था ये? इस फॉर्मूले से आया था, पावर इज इक्वल टू W/T। तो इसलिए मैंने वाट इंटू सेकंड को लिख दिया जूल्स, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो ये हो जाती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तीन छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, हमारे काम आती है। पहली टर्म आती है ओवरलोडिंग, दूसरी कहां आती है टर्म शॉर्ट सर्किट, तीसरी टर्म आती है अर्थिंग, और लास्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज। वैसे सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो काम की नहीं है, लेकिन डेली लाइफ के अंदर एज ए साइंस स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए, और साइंस स्टूडेंट के आगे चल के तो आपको सबको पता होनी चाहिए। ओवरलोडिंग, हम कई बार क्या करते हैं, एक प्लग में एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगा देते हैं, उस एक्सटेंशन कॉर्ड से एक एक्सटेंशन कॉर्ड और जोड़ देते हैं, या उससे 3-4 एक्सटेंशन कॉर्ड जोड़ देते हैं, और उन सारी एक्सटेंशन कॉर्ड से और सारी एक्सटेंशन कॉर्ड जोड़ देते हैं। आपने करीब करीब 10 to 15 डिवाइसेस अल्टीमेटली उन सारी एक्सटेंशन कॉर्ड से जोड़ दी, बट वो मेनली जुड़ी हुई तो एक ही प्लग से। हर डिवाइस की अपनी अपनी करंट रिक्वायरमेंट है, और एक्सटेंशन कॉर्ड से जोड़ने के बावजूद दे ऑल आर इन पैरेलल, मतलब वो टोटल करंट खींचेंगे। तो जो हमारा मेन प्लग है वो इतनी सप्लाई दे नहीं पाता जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी जो मेन डिवाइस है उस पर लोड भर जाता है, मेन जो सॉकेट है, मेन जो प्लग है वहां लोड भर जाता है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब आता है शॉर्ट सर्किट। दो वायर होते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। लाइव वायर करंट देता है और न्यूट्रल वायर करंट लेता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मैं उन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ दूं, कई बार क्या होता है, आप पढ़ते हैं सर बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं पुराने वाले, उनमें वायर्स पुराने हो जाते हैं या चूहे काट जाते हैं, वट एवर द रीजन, तो लाइव और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं। जैसे ही लाइव और न्यूट्रल टच होगा वैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि करंट बिना यूज हुए वापस चला। तीसरा आता है अर्थिंग। जितनी भी डिवाइसेस हमारे घर में है जिनमें वाटर काम में आता है, आप कहते हैं सर गीजर, फ्रिज, एसी, कूलर, इन सब के अंदर वाटर काम में आता है। तो इसमें एक ऐसा 3 पिन होता है, एक पॉइंट ऊपर मोटा थोड़ा सा, 2 पतले पतले पॉइंट होते हैं। हमें ये प्लग लगाना होता है। हम कंजूस ही कर जाते हैं, हम बीच वाले प्लग को नहीं लगाते और खाली 2 प्लग से काम चला लेते हैं। हमारा ये स्विच बोर्ड होता है, इसमें ये एक बड़ा वाला पॉइंट होता है, ये 2 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो इनमें से एक तो है लाइव, एक है न्यूट्रल, और ये जो होता है ये होता है अर्थिंग। अर्थिंग का काम होता है बाई चांस अगर कोई एडिशनल करंट या एक्स्ट्रा करंट कहीं से लीक कर जाए तो वो उसको यूज करके वो अर्थिंग के थ्रू जमीन में भेज देता है। हर डिवाइस में होता है, मिक्सी के नीचे होता है, छोटे छोटे से वायर्स होते हैं, अर्थिंग लगाए जाते हैं। सॉरी गलत बोल गया, अर्थिंग हर जगह होती है। जिन भी डिवाइसेस में वाटर काम में आएगा वहां अर्थिंग लगानी कंपलसरी है। नहीं लगाते तो डैमेज क्या होता है वो भी सुन लो। बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट, अगर कूलर में से एडिशनल करंट लीक हुआ कहीं से भी और हमने कूलर की बॉडी को टच कर दिया और हमने अर्थिंग भी नहीं लगा रखी, तो हमारी बॉडी के थ्रू करंट जाता है अर्थ में। जब तक जाता रहेगा जब तक कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी न्यूट्रल नहीं हो जाए। तो वो न्यूट्रल तब होगी जब हम नो कमेंट्स। इसलिए पेपर में कई बार पढ़ते हो लोग कूलर से चिपक के मर गए या करंट से चिपक गए, दैट चिपकना इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अर्थिंग। अगर अर्थिंग होती तो मुझे हल्का सा शॉक लगेगा, मैं हाथ बाहर निकाल दूंगा, हटा दूंगा, नॉर्मल हो गया। लास्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज। घरों के बाहर जहां मेन मीटर होता है वहां पर कटआउट्स लगे हुए होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप के, उसके अंदर एक वायर लपेटा जाए।
तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक वायर है ये अलॉय है, ये टिन और लेड इन दो से मिलकर एक अलॉय होता है। इसकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है ड्यू टू द एक्सटर्नल सप्लाई, मतलब जहां से सप्लाई आ रही है। बाई चांस करंट ज्यादा आ जाए तो ये फ्यूज उड़ जाता है। कई बार हमारी कोई डिवाइसेस में दो तार गलत जुड़ जाए तो ये फ्यूज उड़ जाता है। तो ये बेसिकली वायर जल जाता है तो सर्किट को ब्लॉक कर देता है, हम इसे वापस तार लपेट देते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट 2-3 दिन में, बट हाँ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ मैं प्रोबेबिलिटी भेज दूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हों आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उन सब पे सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।